एक मेरे को जॉब उस टाइम मिल नहीं पाई। उसका रीज़न ये था कि मैं नर्वस होता है टाइम देख के ही, ऊपर टाइम जो है वो कम होता है। जो यूट्यूब पे मैथ के वीडियो देखते हैं और सिर्फ वीडियो ही देखते रह जाते हैं। हाँ, ये नहीं करना है। गाइस जीके का बहुत बड़ा आता है सवाल कि जीएस में कैसे करें, क्योंकि जितने भी इंस्पेक्टर्स हैं आपके सामने सब जीएस में इतने अच्छे नहीं रहे हैं मेरे हिसाब से सब। तो भाई 96 रैंक होल्डर बताएंगे एग्जाम में प्रेशर कैसे झेलें और वहाँ पर हाथ कांपने लग जाते हैं जैसे ही पेपर शुरू होता है। रीजनिंग का कुछ बताओ, क्योंकि आप दो अच्छी अच्छी पोस्ट पर सिलेक्शन ले चुके हो, दास पर भी, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और अब दिल्ली एक्साइज में हो, तो मतलब रीजनिंग के लिए क्या करना चाहिए बच्चों? तो आपको ये देखना होगा कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। जो आपका जो कंटेंट है, जो स्टडी मटेरियल, उसको कंसाइज रखना होता है कि जब आप बड़ा भूत देख लेते हो ना, तो जो सीजीएल में आता है, तो छोटे भूत को तुरंत निपटा देते हो। अगर कोई 100 क्वेश्चन लगाएगा, उसके 2 फंस रहे, इसका मतलब 2 क्वेश्चन अच्छे होंगे। वो 2 आप अगर बताएंगे, उसके लिए एफर्ट करेंगे, तो आपकी मैथ जाहिर सी बात है अच्छी होगी। पूरे दिन किताबों में घुसे रहो, उसमें भी नहीं होगा। सब कुछ बैलेंस्ड वे में रखना होता है। अब बुखार के लिए पैरासीटामोल का पूरा पत्ता थोड़ी खाते हैं, एक गोली खाते हैं ना एक टाइम पे। तो हिंदी मीडियम से विक्रांत ने जो है शायद मैथ पूरी हिंदी मीडियम से और 199 विक्रांत ने मार्क्स लेके आए थे। जो मेरे तो जितना करना है उसका मतलब 90% टारगेट बना के जाइए कि मुझे 90 ही अटेम्प्ट करना है, तभी आप स्किप कर पाएंगे। अगर आप 100 सोच के बैठेंगे वहाँ, तो स्किप करने का मन ही नहीं परेशान हो करेगा। आज आपको जो भी सीजीएल 2022 वाले और 23 वाले परेशान है ना, मैथ में क्या पढ़े, रीजनिंग में क्या पढ़े, इंग्लिश में क्या पढ़े, जीएस में, तो आज आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे इस वीडियो में। मेरे साथ है शिविंदर सिंह, ऑल इंडिया रैंक 96, भाई विक्रांत से आप पहले मिल चुके हो, शशांक भाई जिन्होंने सीजीएल 19 की मीटअप ऑर्गेनाइज करी थी, मनीष जो अपने दास ग्रेड 2 को छोड़ के बैठे हैं, इनका एक अलग से आपको बताएंगे क्यों। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ ये जानेंगे कि आपको पढ़ना कहाँ से और क्या पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारी मार्केट में आपको चीज़ें मिल जाएगी जहाँ पर आपको समझ नहीं आता है क्या पढ़े क्या नहीं। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शिवेंद्र से, है ना। तो शिवेंद्र, आप मैथ के लिए बताइए। मैथ्स के लिए बेसिकली अब जैसे कि प्री और मेंस दोनों का पैटर्न बदल गया है, तो आप सब देख रहे हैं प्री में 25 क्वेश्चन है, मेंस में भी आपको 1 घंटे में मैथ्स और रीजनिंग दोनों एक साथ मेंटेन करना है। तो कोशिश कीजिए कि अर्थमेटिक और आपका जो एडवांस पोर्शन है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी आप पहले कर चुके हैं प्री के टाइम में, उसी को जितना ज़्यादा हो सके रिवाइज कीजिए, जो कि अब मेन्स में भी रोल सब चीज़ का है। तो अपना कॉन्फिडेंस रखिए, क्वेश्चन को स्किप करने पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए, जो कि 1 घंटे में अगर आप एक भी क्वेश्चन पर स्टिक किए तो वो आपका रीजनिंग को या किसी चीज़ को भी ले पीतेगा। तो उसके चक्कर में आप जितना हो सके टाइम क्वेश्चन को स्किप करते हुए और जो आप प्री में किए हैं उसी चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करते हुए आगे बढ़ते रहिए। भाई बच्चों का ना एक सवाल है जो मेरे से बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि मैथ में जो है उनका क्वेश्चन नहीं आता है बट वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते सारा पेपर। ये मेन होता है चीज़ें है कि जब अगर क्वेश्चन में आता है तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते ही एक बार उसकी अप्रोच दिमाग में तो चलती है कि हाँ ये अपने से हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अगर हो जाएगा तभी इसको आगे बढ़ो, बाकी छोड़ दो, लास्ट में अगर टाइम मिलेगा तो हम फिर से कर देंगे। बाकी 30-35 जितने भी क्वेश्चन आने हैं इस बार मेंस में, तो ज़रूरी नहीं है तुम 30 पे फोकस करो, तुम्हारा सब हो जाए ये ऐसा ज़रूरी नहीं है। 2-3-4 छूटेगा लेकिन तुम 25-26 को ईजिली आराम से कर सकते हो। ये सिर्फ ओवरऑल कॉन्फिडेंस का खेल है, अगर आपको आ रहा है तो आपसे हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमें मॉक टेस्ट ज़्यादा लगाने हैं सेक्शन वाइज? तो आपको अब जैसे पैटर्न बदला है तो अभी आप जितने भी ऑनलाइन आपको प्लेटफॉर्म मिलेंगे उसमें किसी को भी प्योर जो एसएससी का पैटर्न है उसका अभी कोई गैस नहीं है। टेक्स्ट बुक अपना बना रहा है, ऑलिव बोर्ड अपना बना रहा है, सब अपना अपना अलग अलग बना रहा है, लेकिन किसी का जो पैटर्न है वो एकदम प्योर फॉलो हो जाए इसका कोई मतलब आप गारंटी नहीं ले सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जितना हो सके मॉक टेस्ट इधर उधर से हर वेराइटी का आप लगाते रहिए, क्योंकि एसएससी पहली बार ये एग्जाम कंडक्ट करा रही है तो कुछ भी हो सकता है, इसमें किसी भी तरीके का लेवल हो सकता है। बस ये है कि अगर आपके लिए टफ होगा तो सबके लिए टफ होगा, सबके लिए पहली बार ही है। तो भाई 96 रैंक होल्डर बताएंगे एग्जाम में प्रेशर कैसे झेलें और वहाँ पर हाथ कांपने लग जाते हैं जैसे ही पेपर शुरू होता है। जैसे एग्जाम का जो प्रेशर होता है ना ये सबके लिए ऑब्वियस है, बस किसी के लिए किसी के ऊपर थोड़ा ज़्यादा होता है, कोई मैनेज कर लेता है, कोई मैनेज नहीं कर पाता, लेकिन प्रेशर सबको होता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पहले बार या 3 बार सीजीएल दे चुके हैं, 4 बार सीजीएल दे चुके हैं, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है, प्रेशर नहीं होगा, तो प्रेशर और ज़्यादा होगा। और सबसे मेन जब आपको अपने से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है, जब आप कॉन्फिडेंस ज़्यादा होते हैं, जब आपने पढ़ाई ज़्यादा की होती है, तो प्रेशर होना बहुत ऑब्वियस है। प्रेशर का देखिए सबसे बड़ा एक चीज़ है कि अगर पेपर टफ आएगा तो मेरे लिए भी आएगा, बगल वाले के लिए भी आएगा, उसके बगल वाले के लिए भी आएगा। और सबसे पता है कि अगर आप एक क्वेश्चन में स्टिक नहीं करेंगे, आप हर क्वेश्चन को एक नया पेपर मान के अगर लगा रहे हैं, तो आप कभी भी प्रेशर में रहेंगे ही नहीं। जैसे आपको अगर 50 क्वेश्चन आपको पता है कि हम लाइन से 50 क्वेश्चन से 1 घंटे में देखने वाले हैं, तो अगर हमें पता है कि 50 में से 10 टफ होंगे, 40 मेरे लायक हैं, तो हमें उन 40 पे फोकस करना है सिर्फ। अगर आप पर एक एक क्वेश्चन पे फोकस करने लगे तो आप प्रेशर में डेफिनेटली आएंगे। जैसे हो सकता है कि आप पहला क्वेश्चन लगाए आपको नहीं आया, दूसरा क्वेश्चन लगाया नहीं आया, तो
प्रेशर वहीं से बनना शुरू हो जाता है। तो आप बस तीसरे क्वेश्चन को ये मान के लगाइए कि हाँ यहाँ से मेरा पेपर स्टार्ट हो रहा है। 2 क्वेश्चन तो हमें वो ट्रेलर के रूप में दिया था, तो बस कॉन्फिडेंस अपने आप धीरे धीरे, जहाँ 3 क्वेश्चन फिर सही हुआ, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट अप एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, जो प्रेशर से हम डील करते हैं, तो जिस दिन हमारा एक्चुअल एग्जाम होता है ना, तो उस दिन हमें ये पता चल जाता है ऑब्वियसली कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमें पता चल जाता है। तो आप इतने नंबर ऑफ मॉक्स लगा दो, क्योंकि मॉक एक सबसे बड़ा पिलर है, मॉक की वजह से ही सिलेक्शन होता है। जितने भी आप टॉपर्स की स्ट्रेटेजी देखो कि मॉक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप इतने मॉक लगा दोगे ना, तो आपके क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के होते थे वो तो आपके टिप्स पे हो जाएंगे, आपको याद रहेगा अरे ये तो लास्ट वीक ही मैंने दिया जब था, मॉक ज्यादा पिछले दिन दिया तो था। ऑफ द पैटर्न के क्वेश्चन भी आपको जिस दिन आपका एग्जाम होता है ना, तो आप उनको कई बार तो देखते ही मार्क कर देते हो, क्योंकि ऐसे कई उससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। इंटरेस्टिंग चीज़ ऐड करूँगा कि 18 में मेरा थोड़ा स्कोर कम था, तो एक मेरे को जॉब उस टाइम मिल नहीं पाई। उसका रीज़न ये था कि मैं नर्वस होता था टाइम देख के ही, ऊपर टाइम जो है वो कम होता रहता था। तो मैंने ये प्लान बनाया था 19 की, मैं उसकी ओर नज़र लगाऊंगा ही नहीं, मैं फोकस रखूँगा सिर्फ 1 क्वेश्चन एट अ टाइम। तो उससे क्या हुआ, मेरे को ये हुआ कि मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं नेक्स्ट कर दे रहा हूँ, मुझे आ रहा है, ठीक है मैं उसको कर रहा हूँ, नहीं आ रहा है मैं स्किप कर दे रहा हूँ। बट अगर मैं टाइम पे देखता रहता है बीच में, तो वो चीज़ नर्वसनेस बढ़ाती है। तो आप ये फोकस कर सकते हो कि आप ये रखिए माइंड में कि एक क्वेश्चन वन एट ये आप काम तब कर पाएंगे जब आपने प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा की होगी, तब आपको अंदाज होगा कि हाँ 1 घंटे के अप्रॉक्स हो रहा होगा, क्योंकि दिमाग में ये भी चलता रहेगा कि हाँ मेरे क्वेश्चन पहुँचना है। तो इसलिए प्रैक्टिस जितना हो सके बढ़ाए रहिए। ये जैसे ये कहेंगे कि तैयारी के ड्यूरेशन में अपने आप को मतलब टारगेट दीजिए कि मुझे मैथ पूरी करनी है, लेकिन एग्जाम में बैठने से पहले आप को जितना करना है उसका मतलब 90% टारगेट बना के जाइए कि मुझे 90 ही अटेम्प्ट करना है, तभी आप स्किप कर पाएंगे। अगर आप 100 सोच के बैठेंगे वहाँ, तो स्किप करने का मन नहीं करेगा, परेशान हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। बिल्कुल। भले ही 90 होने के बाद में आप 10 बढ़िया से अटेम्प्ट कर लें, अच्छा होता है, लेकिन 90% का टारगेट स्टार्ट में होना चाहिए। तो आप सबका ये मतलब जो सिलेक्शन था, ये फर्स्ट अटेम्प्ट था क्या? फर्स्ट मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था। मेरा भी सेकंड, इसके पहले सीजीडी ऑडिटर। मतलब गाइज ये मत सोचो कि आपका पहले में नहीं हो रहा सिलेक्शन, तो नहीं होगा। पहले में छोटा मिलेगा, दूसरे में बड़ा मिलेगा, तीसरे में अगर मन करेगा तो आगे जाना, नहीं तो छोड़ देना। जरूरी थोड़ी ना बार बार बैठ के सीजे लिखा रहा है, यूपीएससी देखो, कुछ और देखो। और कुछ बच्चे यूट्यूब पर वीडियो ज़्यादा देखते रहते हैं, बुक पढ़नी चाहिए, वीडियो से पढ़ना चाहिए। वीडियो देख के मोटिवेशन ले लो, बाकी देखो पढ़ो। कोई भी चीज़ ना लिमिट से ज़्यादा करते हो ना, तो वो आपके लिए बिल्कुल डिसएडवांटेज है, वो काम खराब कर देगी। अब पूरे दिन यूट्यूब देख के पढ़ लो तो वो भी पढ़ाई नहीं होगी, पूरे दिन किताबों में घुसे रहो उसमें भी नहीं होगा। सब कुछ बैलेंस्ड वे में रखना होता है। अब बुखार के लिए पैरासीटामोल का पूरा पत्ता थोड़ी खाते हैं, एक गोली खाते हैं ना एक टाइम पे। तो वही बात है इसके। सही बात है। तो मतलब जो है बैलेंस करके चलना है। राइट। सीजीएल कोई बड़ा टफ एग्जाम नहीं है, इतने सारे लोग आप देख रहे हो एक साथ इतनी वैकेंसी। सबसे मेन तो जो जिनके पास अभी कोई भी जॉब नहीं है उनके लिए तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इससे अच्छी शायद ही एसएससी में ना किसी को मिली है, बिल्कुल ना किसी को मिलेगी। इतनी वैकेंसी है, आप अगर सीरियस होके बस मेंस तक लग गए ना तो भी आपका हो जाएगा, अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं। एक चीज़ और, ये जो यूट्यूब पे मैथ के वीडियो देखते हैं और सिर्फ वीडियो ही देखते रह जाते हैं, हाँ, ये नहीं करना है। ये नहीं करना आप है। क्वेश्चन आए अगर आपकी स्क्रीन पे, तो सबसे पहले पास करके उसको लगाने की कोशिश कीजिए। टीचर का मत देखो सोल्यूशन। टीचर का सोल्यूशन मत देखिए, आप अपने तरीके से लगाइए, और फिर अगर ना आए तब आप सोल्यूशन देखिए, वरना फिर स्किप कर दो अगर आप खुद से कर ले रहे हो तो। और आपका जो मेथड है उसी पर रहो। बस मैथ अच्छी तभी होगी जब अपनी पेंसिल जरूरी नहीं यूट्यूब पे बहुत ज्यादा, मेरा तो फोकस, हम कभी आज तक यूट्यूब पे मैथ्स नहीं पढ़े, क्योंकि यूट्यूब में मैथ्स के बेसिकली आपको वो क्वेश्चन मिलेंगे जो उनके पैटर्न से तो बहुत इजीली लग जाएंगे, लेकिन अगर आप अपना एक क्वेश्चन उठा के उनके तरीके से लगाएंगे तो हो सकता है उसमें आप फंस जाएं। इसलिए यूट्यूब पे फोकस थोड़ा कम कीजिए। मैथ्स के मामले में अपनी प्रैक्टिस बढ़ाइए। अपना तरीका होना चाहिए। रीजनिंग के लिए यूट्यूब बेस्ट है, इंग्लिश के लिए यूट्यूब बेस्ट है, लेकिन मैथ्स के लिए उनके पैटर्न से बढ़िया खुद का एक बार थोड़ा टाइम ज्यादा दे दीजिए एक क्वेश्चन के लिए, और आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। और किताबें फिर मैथ के लिए, किताबें बेसिक्स के लिए मैंने बताया आर.एस. अग्रवाल, उसके बाद ये राकेश यादव की जो नोट्स थी क्लास तो अभी जब से टीसीएस आया, अगर तब से आप उसके पैटर्न को फॉलो कर लिए, कौन निकाल रहा है TCS की? एक किरण की भी अब लास्ट 4 साल से वो आ रही है, एक पीवी आप बुक कर लोगे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर्स के जितने भी टीसीएस पैटर्न क्वेश्चन है उनको चार्ट जाओ, उनको पूरा लिटरली 5-6 बार अपने पैटर्न को एकदम ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। बाकी इंग्लिश के लिए मुझे नहीं लगता कोई सेपरेट बुक की जरूरत है, वोकैब वगैरह की, अगर आप स्मार्ट हो तो। राइट। अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सेल करना है तो तब स्विच करना जब आपके मॉक में अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं, ये तो शुरू में नहीं लेने की जरूरत है। वरना आप जो रीडिंग कर रहे हो उसी में से वर्ड्स को हाईलाइट कर लो, हाईलाइट कर सकते हैं, उन वर्ड्स को नोट डाउन कर लो, राइट। तो वो ही रिपीट होंगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। बिल्कुल। तो गाइज जीके का बहुत बड़ा आता है सवाल कि जीएस में कैसे करें, क्योंकि जितने भी सेक्टर्स हैं आपके सामने सब जीएस में इतने अच्छे नहीं रहे हैं मेरे हिसाब से। सबकी मैथ इंग्लिश, प्री में आता था तो ज़्यादा फोकस किसी ने नहीं किया, जैसे मनीष भाई बता रहे हैं। प्री में आने की वजह से उसे हल्के में लेके चलते थे कि मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश में खींच लेते थे स्कोर। मेंस में मैथ और जो है इंग्लिश ही आता था।
पर अब जीके मेंस में है। तो जैसे मेरा स्कोर आया था, मैं पहले कई बार बता चुका, 38 आया आउट ऑफ 50, ठीक है। अब ये मत सोचना कि पहले ईजी आता था, ठीक है। अब वाले में भी मैं दे के आया था एनालिसिस के लिए, उसमें भी मेरा 30 नंबर बन रहा है आउट ऑफ 50 जीके में। तो मतलब क्या करना चाहिए जीके में आपको, सबसे पहले तो ये देखना है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर उनको कर लो, सारे के सारे जितने हैं उनमें से। फिर आप देखो कि लूसेंट है या कोई भी बुक जो आप रेफ़र करते हो, जो भी आपके पास है, उसमें वो कितनी बार आ रहे हैं, उनको मार्क कर लो, उनको अपनी नोटबुक में लिख लो। साथ ही करंट अफेयर्स जो है गूगल कर लो, कोई भी पीडीएफ डाउनलोड कर लो, सब पर करंट अफेयर ऑलमोस्ट सेम है। कुछ रिलायबल ट्रस्ट है, वो ट्रस्टवर्दी हैं, वो साइट्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से करंट अफेयर डेली चलने दो, थोड़े थोड़े उनको नोट डाउन करते हो चलो। पर करना यही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको जीके के पहले देखने हैं, चाहे कोई भी बुक ले लेना, किरण ले लेना, कोई भी बुक ले लेना, उसके बाद उसमें से आप नोट डाउन करना, लूसेंट में पढ़ते हुए हाईलाइट्स मार्क करना, डेफिनेटली स्कोर इंक्रीज होगा मेरे हिसाब से। बिल्कुल सही। मेरी यही स्ट्रेटेजी थी। तो हिंदी मीडियम से विक्रांत ने जो है शायद मैथ पूरी हिंदी मीडियम से, और 199 विक्रांत ने मार्क्स लेके आए थे, जो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा थे। 15 नवंबर जब हमारा एग्ज़ाम हुआ था, शायद उन सब में पहले या दूसरे नंबर पर रहे होंगे। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए आप क्या बोलना चाहोगे मैथ के लिए? मैं यही कहूँगा कि अगर आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, मैं तब से बता रहा हूँ, बेसिक कोई बुक पहले प्रेफर करिए, जैसे आर.एस. अग्रवाल हो गई, एक बार उसको ढंग से लगाइए, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएँ, उसके बाद में रिवाइज कीजिए उसको। जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आपका रिवीजन हो जाए, फिर आप मार्क पे आइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आइए, मिसलिनियस क्वेश्चन पे आइए। अगर आपको लगता है कि हाँ एक बार मेरा सारा कंसेप्ट क्लियर है, तो आप ये भी कोशिश करिए कि दूसरों की हेल्प भी कीजिए। जैसे आप 1 घंटे मैथ लगा रहे हैं, 1 घंटे दूसरों को बताइए भी, अगर कोई पूछने आ रहा है, उससे बहुत ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होता है, कॉन्फिडेंस आता है। और क्योंकि शायद जो दूसरों के डाउट्स होंगे वो ऐसे होंगे जो वो सेलेक्ट करके लाए होंगे, टफेस्ट क्वेश्चंस होंगे, फिल्टर्ड क्वेश्चन मिल जाते हैं। हाँ, फिल्टर्ड अगर क्वेश्चन कोई होंगे। 100 क्वेश्चन लगाएगा, उसके 2 फंस रहे, इसका मतलब 2 क्वेश्चन अच्छे होंगे। वो 2 आप अगर बताएंगे, उसके लिए एफर्ट करेंगे, तो आपकी मैथ जाहिर सी बात है अच्छी होगी। और जैसे अगर बच्चे टाइम कैसे मैनेज करें, जैसे मैं आपको मान के चल रहा हूँ कि आप चारों सब्जेक्ट हो गए, भाई इंग्लिश है, आप मैथ हो, तो चारों सब्जेक्ट को कैसे टाइम दें, रीजनिंग है, कैसे मैनेज करें? मतलब ये रीजनिंग के लिए तो ज़्यादा टाइम देने की मेरे ख्याल से ज़रूरत पहले नहीं थी, लेकिन अब है। तो रीजनिंग के लिए मनीष से जान लेते हैं। भाई मनीष, रीजनिंग का कुछ बताओ, क्योंकि आप 2 अच्छी पोस्ट पर सिलेक्शन ले चुके हो, दास पर भी, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, और अब दिल्ली एक्साइज में हो। तो मतलब रीजनिंग के लिए क्या करना चाहिए बच्चों को? देखो मेरे को लगता है कि जैसे पहले रीजनिंग प्री में ही आती थी, तो अब मेंस में आ रही है। तो जैसे अगर जो 2022 वाले हैं, तो उनको कुछ एक्स्ट्रा करने की तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जैसे मैंने इससे पहले मैं बैंक में भी था, बैंक पीओ, तो बैंक के लेवल की रीजनिंग कभी भी एसएससी इतना पूछता नहीं है। अगर उसमें देखे तो कुछ टॉपिक्स रहेंगे, जैसे सिलोगिज्म हो गया, या अगर मान लो कि पजल हो गई, तो फिर भी वो उस लेवल की नहीं पूछते जैसे अगर बैंक में हो। तो मेन है कि प्रीवियस ईयर्स हो गए, जो भी हम 2018 से टीसीएस जो है वो पेपर कंडक्ट करता है, तो सिंपली अगर हम वही क्वेश्चंस करेंगे जो सीजीएल में आते हैं या फिर सीपीओ के लेवल के हैं, क्योंकि सीपीओ के एक टीयर में भी 50 क्वेश्चंस रीजनिंग के होते हैं, तो वही अगर हम डेली प्रैक्टिस करें तो हार्डली 20-30 दिनों में हम एक अच्छा क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाता है रीजनिंग का। और बस प्रीवियस ईयर से एक आराम से आपको, तो जैसे कुछ क्वेश्चंस अटकते हैं, डाइस वाले भी अटके होंगे, है ना? और उसके लिए क्या है कि पर्टिकुलरली एक हम टॉपिक यूट्यूब पे वीडियोस आराम से मिल ही जाती हैं, या फिर फ्री आप वीडियोस हैं, हाँ, या बुक प्रेफर कर सकते हो। मेरे हिसाब से सबने रीजनिंग के लिए सेम हमारा ये स्ट्रेटेजी रहती है। और ये जैसे 25 क्वेश्चन में आपका जैसे किसी चैप्टर में डाउट है, तो बार बार वो अटकेगा, उसको आप इंडिविजुअली चैप्टर उठाइए और उसके 50 क्वेश्चन लगा डालिए। मतलब रीजनिंग में किसी का भी कोर्स या कुछ ऐसा एक्स्ट्रा डालने की जरूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसी कोई बुक भी नहीं है जो हम रीजनिंग के लिए लें, हमने सब कुछ यूट्यूब से सीखा था। और रीजनिंग का जो भाई ने बताया, सीपीओ के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो अच्छे लेवल के होते हैं और ज़्यादा होते हैं। तो सीपीओ में क्या होता है कि जब आप बड़ा भूत देख लेते हो ना, तो जो सीजीएल में आता है, तो छोटे भूत को तुरंत निपटा देते हो। बहुत ही सही स्ट्रेटजी है वो, सीपीओ के क्वेश्चंस लगाने चाहिए। तो और इंग्लिश के लिए, क्योंकि शशांक का बहुत अच्छा स्कोर था इंग्लिश में, तो इंग्लिश के लिए मैं बताना चाहूँगा कि सबसे बेसिक जो सभी को पता है, नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 वो आपको लेनी चाहिए। नीतू सिंह बाइबल है इंग्लिश के लिए। अगर आप मुझसे पूछेंगे, मैंने नीतू सिंह 30 to 35 टाइम्स पढ़ी है, जो मुझे टिप्स पे आ गई थी, जिसमें ग्रामर, रीडिंग वगैरह, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब कुछ हो गया था। और एंटोनिम सिनोनिम भी वहीं से बहुत ही सिंपल आते थे। और उसके बाद अपग्रेड करने के लिए जब नीतू सिंह आप करते हो, उसके साथ साथ आपको एमबी पब्लिकेशन की बुक लेनी चाहिए, जिसमें से जिसमें प्रीवियस ईयर्स हैं और इडियम्स
और 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन है। तो मैं डेली 50 इडियम्स करता था, 50 1 वर्ड करता था। और नेक्स्ट डे जब मैं करता था तो पिछले जो डेट को मैंने पढ़ा होता था वो रिवाइज करता था, देन मैं आगे बढ़ता था उसमें। और होता है बच्चे 1-1.5 महीने में वो बुक कवर कर देते हैं, फिर बच्चे सोचते हैं कि अब नई बुक क्या है। तो ये गलती कभी नहीं करनी है कि ये भी ले लो वो भी ले लो, ये कर लिया फिर 1 महीने बाद नई बुक, फिर ये। तो आपको ये देखना होगा कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। जो आपका जो कंटेंट है, जो स्टडी मटेरियल, उसको कंसाइज रखो और उसको बार बार करो। और जितनी बार करते जाओगे ना आप बार कुछ नया मिलेगा, बहुत कुछ सीख जाओगे। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा इंग्लिश के लिए, जो स्पेशली जो बेचारे हमारे हिंदी मीडियम से भाई लोग होते हैं, उनको थोड़ी दिक्कत आ जाती है इंग्लिश के लिए। तो मैं उनको बोलना चाहूँगा आप रीडिंग हैबिट्स डालो उनके लिए, उनको थोड़ा ज़्यादा जो इंग्लिश में कुछ भी आपको इंटरेस्ट आता है, चाहे वो न्यूज़पेपर है, चाहे वो कोई भी नोवेल है, कोई भी बुक है, आप इंग्लिश में जस्ट रीडिंग हैबिट डालो। कुछ नॉवल बता दो बच्चों को, मुझसे तो बहुत पूछते हैं। ठीक है, मैं 2-3 नॉवेल्स मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट थी। एक थी द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, वो ज़रूर लो। दूसरा द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, और तीसरा है एटॉमिक हैबिट्स। तो Think तीनों and Grow नॉवेल, Rich, थिंक एंड ग्रो रिच है, बहुत अच्छी बुक है। तो आप ये नॉवेल्स गाइस पढ़ो। आप देख रहे हो सारे इंस्पेक्टर्स कितनी नॉवल पढ़ के आए हुए हैं, और आप क्या कर रहे हो? थोड़ा और इंटरेस्टिंग इन बनाना है नॉवेल्स तो को चेतन। पढ़ने की वजह से ना आपको ना एक खाली। कॉन्फिडेंस आता है, मोटिवेशन भी मिलती है, नई चीज़ें भी सीखते हैं। तो मतलब रीडिंग का आपने जैसे बताया नॉवेल्स, तो अब बच्चों के पास जैसे टाइम कम है तो उन्हें नॉवल करना चाहिए या कॉम्प्रहेंशन की ही प्रैक्टिस नहीं, करें? अब तो कॉम्प्रिहेंशन नहीं करना चाहिए। 1 महीने का पेपर कॉम्प्रिहेंशन है भी तो कर लो, comprehension तो कॉम्प्रिहेंशन कर लो। और CGL 2023 वालों को नॉवल शुरू कर देना चाहिए पर 5-6 नॉवल महीने करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आधा घंटा आप अपार्ट फ्रॉम द स्टडी टाइम हटा के आप आधा घंटा पढ़ते हो, बेड टाइम आप- स्टोरीज। बिल्कुल आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, बहुत इंस्पिरेशन मिलती है एडिटोरियल्स नॉवेल्स वगैरह जो इजी लैंग्वेज में हो थोड़ा, राइट। वो भी और जैसे होता है हमारे साथ भी होता है कि कैलकुलेशंस वगैरह, उसके लिए मैथ के लिए अगर है तो बताओ। तो मैथ्स के लिए तो विक्रांत भाई बिल्कुल, इनको तो टिप्स पे थी कैलकुलेशन। कैलकुलेशन जैसे है बहुत ज़्यादा अटकते हैं बच्चे, आगे तक नहीं पहुंच पा रहे, तो क्या बोलना चाहोगे? उसमें सबसे पहले तो पहाड़ा 30 तक याद कर लीजिए, बहुत सही। अच्छा, और स्क्वायर कम से कम 50 तक याद कर लीजिए, और क्यूब रूट 30 तक याद कर लीजिए। वैसे 30 तक नहीं होता, लेकिन 30 टारगेट रखेंगे 25 तक तो हो ही जाएगा। तो मेरे हिसाब ये से सारी चीज़ें। रीजनिंग में भी यही, हाँ, रीजनिंग में रहना बहुत चाहिए। help होती है, हाँ, उसमें बहुत भी ज़्यादा काम आ help जाता है होती है। काफी क्वेश्चन में टाइम तो और कुछ आप ऐड करना चाहोगे? बस ऑल द बेस्ट हम लोग की तरफ से। आप All the best, 2023 को अच्छे करिए से आप, और जो GST में आएंगे उनके लिए वेलकम है, जो आने वाले हमारे दोस्त हैं, हम लोग आपको बहुत गाइड करेंगे। गाइड करें। चलो तो गाइज आपने अभी देख ही लिया सबके साथ जो सेशन रहा है, तो काफ़ी अच्छे से सबने स्ट्रेटजी बता दिया आपको। तो इसके साथ ही हम चैनल को करना सब्सक्राइब हमारे, और वीडियो कर देना लाइक। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।